पिछले कुछ दिनों में चुनावी हवाओं का रुख मध्य प्रदेश में तेज हो गया है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरे कर रहा है, तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति जो लगातार एमपी बीजेपी की बैठकें ले रहे थे, वहीं कांग्रेस से दिग्गी और कमलनाथ जिस तरह उन हारी 66 सीटों का दौरा कर रहे थे, इससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कांग्रेस की ओर से पहले 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। लेकिन इस मामले में बीजेपी यहां बाजी मारती हुई नजर आई। एक बड़ा दांव चलते हुए बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर उन तमाम नामों से सभी को चौंका दिया। बीजेपी की पहली लिस्ट चुनाव की घोषणा के पहले आने से कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें सबसे मेन फैक्टर है डैमेज कंट्रोल करना। दरअसल जिन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, वे अधिकांश सीट ऐसी है जहां बीजेपी को पिछले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। हारी हुई जिन 39 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें 12 नए चेहरे हैं, जबकि पिछले चुनावों में हारे हुए 50% चेहरों पर पार्टी ने दांव चला है। इनमें 75 साल वाले को भी टिकट दिया है। 3 सीटों पर नेताओं के बेटे को भी मौका दिया गया है। पार्टी ने 14 टिकट उन नेताओं को दिए हैं जो पिछले चुनाव में हारे थे। चंदेरी से 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को मौका दिया। चाचौड़ा से प्रियंका मीणा, जिनके पति भारतीय राजस्व सेवा के अफसर हैं। पिछले चुनाव में पार्टी से बगावत करने वाले राजकुमार मेव को महेश्वर सीट से मौका दिया गया है। इतना ही नहीं, किनारा करने वाले नेताओं पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। 39 सीटों में 5 सामान्य और 13 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जगह मिली है। इनमें 13 सीटें एसटी और 8 एससी के लिए रिजर्व है। इस लिस्ट में 4 महिला कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। 2018 में हारे प्रत्याशियों पर दोबारा जताया भरोसा। लिस्ट में 4 पूर्व मंत्री को जगह। ललिता यादव, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, नाना भाऊ मोहोड़ 6 नाम ऐसे जिन्होंने 2013 का चुनाव लड़ा, लेकिन 2018 में टिकट नहीं मिला। सबलगढ़ में पूर्व विधायक की बहू सरला को टिकट, जबलपुर की बरगी से पूर्व विधायक के बेटे नीरज सिंह को टिकट, छतरपुर की महाराजपुर में पूर्व विधायक के बेटे कामाख्या को टिकट। 39 प्रत्याशियों की ये सूची बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावी गलियारों में ये भी चर्चा है कि 39 सीटों पर टिकट के बंटवारों को लेकर ज्यादा माथापच्ची पार्टी को नहीं करनी पड़ी। चुनाव के 3 महीने पहले नामों का ऐलान बीजेपी की आगे की स्ट्रेटेजी भी बता रहा है कि जिताऊ नामों पर पार्टी का ज्यादा फोकस है। हालांकि 39 नाम के साथ बीजेपी इन सीटों पर जीत का दावा कर तो जरूर रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 39 सीटों में से बीजेपी की झोली में कितनी गिरती है। नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस बीजेपी का दांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। भारतीय जनता पार्टी ने 39 नामों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इसे भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका है जब चुनाव के 3 महीने अभी बाकी हैं या उससे थोड़ा समय बाकी है, और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया है। सूची भी एक चौंकाने वाली कहा जा सकता है कि कई तरह का समावेश इसमें है, और कहा जा रहा था कि इस बार का जो पैटर्न होगा बीजेपी का वो कुछ अलग होगा। उसी अंदाज में ये सूची है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और खास तौर पर जानेंगे जो अलग अलग विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर हमसे सीधे जुड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सूची है, या फिर जहां से जिसे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, या फिर कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि सूची जारी होने के बाद नाराजगी भी सामने आई है। लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी यही है कि अगर कहीं पर कोई नाराजगी है तो बहुत पहले टिकट जिस तरह से घोषित किए गए हैं, सूची पहले घोषित की गई है, और इसको समय रहते हुए इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। कुछ नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाए, या तमाम तरह की जो चीजें होंगी उनको जो एक डैमेज के बाद जो कंट्रोल करने के लिए एक पूरी टीम तैयार है।
नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव अभियान समिति के जिस तरह से प्रमुख हैं, या फिर और टीम जो पूरी केंद्रीय नेतृत्व की लगी है, ये तमाम सारे जो नेता अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम सीधे अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस सूची को लेकर। सबसे पहले भोपाल से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, जिस तरह से अगर भोपाल की बात करें, 2 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। भोपाल की जो मध्य विधानसभा सीट है और भोपाल की जो उत्तर विधानसभा सीट है, किस रूप में देखते हैं इन दोनों सीटों को? सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को लेकर इस बार काफी गंभीर है, क्योंकि अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में आरिफ अकील का हमेशा वर्चस्व रहा है, यानी कि कहीं न कहीं वो कांग्रेस पार्टी की सीट एक लंबे अरसे से रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे पिछली बार आपने देखा था कि कहीं न कहीं लगातार डमी कैंडिडेट कहा जा रहा था, जो मुस्लिम महिला को ही भाजपा से उतारा गया था। लेकिन इस बार पूर्व महापौर, जिस प्रकार से महापौर आलोक शर्मा को मौका दिया गया, वो लगातार सक्रिय भी रहे उत्तर विधानसभा सीट में। तो यहाँ पर काफी विचार विमर्श के बाद ये योजना तैयार हुई। वहीं अगर हम मध्य की बात करें तो ध्रुव नारायण सिंह की सबसे खासी बात ये है कि वो मुस्लिम और हिंदू दोनों वर्ग में अच्छी पैठ रखते हैं, खासकर जो मुस्लिम वर्ग एक अच्छा वोटर है वहां पर। तो इस वर्ग में भी अच्छी पकड़ रखने के कारण कहीं न कहीं भाजपा के सर्वे में उनका नाम आया। प्लस भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं न कहीं अप फ्रंट फुट पे भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। अभी तक बैक फुट में जिस प्रकार से नजर आ रही थी, लोग उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की सूची। लेकिन संदीप, जिस तरह से आपने मध्य का जिक्र किया और ध्रुव नारायण सिंह, हालांकि ध्रुव नारायण सिंह 2008 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, फिर 13 और 18 में उनको टिकट नहीं मिला, अब 2023 में फिर टिकट मिला है। ध्रुव नारायण सिंह की अगर हम बात करें, लेकिन अगर मध्य सीट की बात करें तो मध्य को लेकर अन्य कई दावेदार भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और बीच में कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली जिससे ये लगा कि एक तबका है जो उनसे नाराज है, वो किसी दूसरे कैंडिडेट को वहां से चाहता है। ये जो चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये कितनी चुनौतीपूर्ण होंगी? वैसे भी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मध्य की अगर हम बात करें तो एक मध्य में अगर मुस्लिम मतदाताओं की भी वहां पर बहुतायत में संख्या है, हिंदुओं के साथ में भी, ये भी एक बड़ा फैक्टर उस सीट पर होता है। बिल्कुल, इन्हीं सब चीजों को देख करके, क्योंकि जितने भी दावेदार थे वहां से अलग अलग, अगर हम बात करें सुमित पचौरी जिला अध्यक्ष, उनका नाम आ रहा था। उनके अलावा राहुल कोठारी का उस सीट से नाम आ रहा था। कई नेता लगातार वहां पर, कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी मेहनत कर रहे थे। टिकट का सबका अधिकार भी है जिस प्रकार से कहा जाता है, तो कोशिशें सभी ने की। लेकिन इस बार जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व का हाथ रहा, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कहीं कहीं लगातार पैठ बनाई, लगातार बैठकें की, और ये सारी विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने ध्रुव नारायण सिंह को ही कहीं कहीं एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में। चलिए संदीप, सीधे अब उत्तर पर आते हैं। अगर उत्तर विधानसभा सीट की बात करें भोपाल की, तो 25 सालों से कांग्रेस का वहां पर कब्जा है। आरिफ अकील लगातार वहां से चुनाव जीतते आए हैं। इस बार कहा जा रहा है कि आरिफ अकील के शायद बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार में कई तरह की मत भिन्नता है। और दूसरी तरफ आलोक शर्मा की बात करें तो आलोक शर्मा, हालांकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, किसी भी बीजेपी कैंडिडेट के लिए यहां पर जीतना बहुत मुश्किल होगा, 25 सालों का ये रिकॉर्ड बताता है। क्या आलोक शर्मा फाइट दे पाएंगे? कोई भी आरिफ अकील या आरिफ अकील के परिवार से कोई आता है, मान सकते हैं कि फाइट में रहेंगे आलोक शर्मा? देखिए, सही मायने में कहा जाए तो आलोक शर्मा के अलावा दूसरा भाजपा के पास भोपाल उत्तर के लिए ऐसा कोई दावेदार नहीं है। भक्ति शर्मा थी, उन्होंने भी काफी कोशिश की, लेकिन सही मायने में अगर कहा जाए तो उस सीट से कहीं न कहीं आलोक शर्मा से बेहतर उम्मीदवार भाजपा को नहीं मिल सकता था। यही कारण है काफी सोच विचार के बाद कि उनको टिकट दिया गया है, क्योंकि लगातार इनमें रिसर्च चल रही थी। सीट दर सीट भारतीय जनता पार्टी की ओर से योजनाएं तैयार की गई हैं,
जो 103 आकांक्षी विधानसभा सीटों का जो प्लान तैयार किया था भाजपा ने, उसी का ये प्रतिफल है कि पहले चरण में यहाँ पर 39 सीटों की घोषणा हुई। भोपाल में उसमें से 2 सीटें हैं। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में भी जल्द ही कुछ और। चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल की 2 विधानसभा सीट उत्तर और मध्य का एनालिसिस हम कर रहे थे कि जिस तरह से 2 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी भोपाल से अपने डिक्लेयर कर दिए हैं, मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और उत्तर से आलोक शर्मा। सीधे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी के पास में चलूंगा। और गौरव जी, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपका मेरा सीधा सा सवाल, किस रूप में देखें ये सूची? 39 नामों की ये सूची है और इसको लेकर तमाम सारी चीजें कही जा रही हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये एकदम विस्फोट कर दिया है। लेकिन जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति दिख रही है, क्या एक अलग रणनीति, अलग ट्रैक पर जाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में? देखिए, भाजपा और राजनीतिक दलों की परंपरा के मुताबिक अगर हम देखें तो ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए कि जो टिकट वितरण को लेकर के चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाती है, टिकट वितरण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसका पालन इन टिकट वितरण में नहीं किया गया जी। ना मध्य प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हुई, ना संभागीय स्तर पर कोई चर्चा हुई, ना जिला स्तर पर कोई चर्चा हुई, ना प्रदेश स्तर पर चर्चा हुई, और सीधे केंद्र चुनाव समिति ने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया जी। तो इसे इस लिहाज से हम मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक इस लिहाज से भी मान सकते हैं कि चूंकि ये 39 सीटें हार चुकी है भाजपा, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 39 की 39 ही भाजपा जीत पाएगी। भाजपा अगर इसमें 1 सीट भी जीतती है तो उसके लिए फायदेमंद है, अगर 5 जीतती है तो भी फायदेमंद है, 10 जीतती है तो भी फायदेमंद। जितनी सीटें जीतेगी वो भाजपा के फायदे में काउंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है कार्यक्रम, जिस तरीके से नाराजगी भी सामने आई कार्यकर्ताओं की, वो और दूसरा जो प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है उसको लेकर के मेरा मानना है कि जिस तरीके से पिछले लंबे अरसे से जिस क्राइटेरिया की बात चल रही थी कि हम 70 साल के ऊपर के लोगों को टिकट नहीं देंगे, हम परिवारवाद को टिकट नहीं देंगे, हम रिपीटेड चेहरे नहीं उतारेंगे, तो अगर इस सूची को देखा जाए तो भाजपा ने अपने इन सभी मानदंडों को, जिनकी चर्चा आम राजनीतिक हलकों में होती रही, उसको ध्वस्त किया है। और इस ध्वस्त करने के कारण जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है, उसके मन की जो बात थी, वो इस सूची से जाहिर हो रही है कि उसकी बात को सुना नहीं गया। और जब सुना नहीं जा रहा है तो मतलब 190 सीटें जो बाकी बची हुई 191 सीटें, उन पर भी यही स्थिति रहेगी। और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो ये भाजपा के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। इन सीटों में 5 या 6, 7, 8, 9, 10 जो भी मिलेगी वो भाजपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक तो माना जाएगा। बट अगर गौरव जी, एक सवाल और बनता है ये कि अभी ये 39 नाम आए हैं और जिस क्राइटेरिया के तहत आए हैं और जिस समय ये आए हैं, जिस टाइमिंग के साथ ये आए हैं, क्या ये माना जा सकता है कि अन्य जो सीटें हैं, तकरीबन 102 के आसपास जो सीटें रही हैं जिस पर हार का सामना है, उससे ज़्यादा जो हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, क्या बहुत जल्द उस क्राइटेरिया में आ सकती हैं अन्य सीटें की भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी घोषित पहले कर दे? इस तौर पर भाजपा ने अब जब नई परिपाटी की शुरुआत की है तो हो सकता है 10-5 दिन बाद, 7-8 दिन बाद एक नई सूची जारी करे। हो सकता है उसमें 10 नाम हो, 20 नाम हो, 50 नाम हो। ये इसका एक जो सबसे बड़ा फायदा इस सूची को जारी करने का, वो एक फायदा ये हुआ है कि चूंकि चुनाव के आखिरी दिनों में जब प्रत्याशी तय किया जाता है, घोषित होता है, तो उसके चुनाव प्रचार के लिए कम समय मिलता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाने में ज्यादा वक्त जाता है। अभी इन नेताओं को, सभी नेताओं को, इन सभी प्रत्याशियों को, जो रूठे कार्यकर्ता हैं, जो रूठे नेता हैं, उनको मनाने में एक आसानी होगी, इस बात से इनकार नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100% ही परिणाम पाएंगे। चलिए, बेहतर बात आप कर रहे हैं गौरव चतुर्वेदी साहब, शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा यहाँ आपका। आप सीधे हम इंदौर और जबलपुर चलेंगे। सबसे पहले इंदौर चलते हैं, राम राजपूत हमसे जुड़ रहे हैं। राम, जिस तरह से अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में अभी एक सीट हम मान सकते हैं, राऊ जो सीट है इंदौर में आती है, मधु वर्मा को वहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जीतू पटवारी वहां से अभी कांग्रेस के विधायक हैं और एक सशक्त मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से। राम, क्या कहेंगे इस सीट को लेकर? क्योंकि अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जीतू पटवारी के सामने जीतू जिराती थे, अब मधु वर्मा को वहां से कैंडिडेट बनाया है। मधु वर्मा पहले भी इलेक्शन हार चुके हैं। किस रूप में देखा जाए इस सिलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी के?
जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो राऊ विधानसभा सीट है, उस सीट पर इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि जीतू पटवारी जो हैं वो कद्दावर नेता रहे हैं और किसान नेता होने के साथ साथ उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। क्योंकि बीजेपी का गढ़ होने के बाद भी कांग्रेस की उस सीट को पिछली बार भी पुराने जो जीतू जिराती रहे हैं वो उसको नहीं ले जा पाए, लेकिन इस बार बीजेपी ने नया पैतरा आजमाते हुए वापिस से मधु वर्मा जो कि बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर हैं और आईडीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको वहां से उतारा है। लेकिन इसमें अभी भी सस्पेक्ट यथावत बना हुआ है, क्या मधु वर्मा इतना नाम प्रचलित होने के बाद भी, विनम्र स्वभाव के होने के बाद भी, क्या जीतू पटवारी से आगे निकल पाएंगे? इसमें जब लोगों से इस संबंध में चर्चा की गई तो लोगों का फीडबैक बिल्कुल पॉजिटिव वे में जीतू पटवारी को लेकर के रहा है, जो कि अब देखते हैं आगे कि इनमें लेकिन राम जीतू जिराती भी लगातार तैयारी कर रहे थे, कई तरह की उनकी एक्टिविटीज चल रही थी, लगातार सक्रिय थे इस क्षेत्र में। नहीं, लेकिन जीतू जो जिराती हैं, जीतू जिराती का फीडबैक जो क्षेत्र से मिला है वो फीडबैक ठीक नहीं मिला है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने जो है तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के साथ भी किसी कार्यकर्ता को लेकर के गाली गलौच और अपशब्द जैसे जो बोला गया है, इन चीजों को लेकर के भी जोड़ा जाता है और कार्यकर्ताओं में क्या राम ये मान लिया जाए कि जो सर्वे की बात आती है अलग अलग स्तरों पे, चाहे वो संघ का सर्वे हो, चाहे पार्टी के सर्वे हो, सरकार का सर्वे हो, या अलग अलग जो एजेंसियों से सर्वे कराए गए हैं और उस सर्वे में मधु वर्मा का नाम आया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, ये भी बात है? ये इसमें कोई सस्पेक्ट या संशय की बात नहीं है कि मधु वर्मा कद्दावर और विनम्र नेता रहे हैं, सामाजिक तौर पर जुड़े हुए रहे हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा आगे खड़े रहे हैं। इस बशर्ते भी बीजेपी ने इनको आगे वहां से उतारा है। क्योंकि आज की ही एक बात है, ताकि अपन देख सकते हैं समंदर पटेल जो कि नीमच से। चलिए राम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सीधे जबलपुर चलेंगे, देवजीत देव हमसे जुड़ रहे हैं। देवजीत, अगर बात की जाए जबलपुर पूर्व जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, अंचल सोनकर कैंडिडेट पिछला चुनाव हारे थे, किस रूप में देखें, क्योंकि इस सीट पर अन्य दावेदार भी ताल ठोक रहे थे? राजेश जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व जो क्षेत्र है, निश्चित ही उस जगह से काफी जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने भी अपना दांव ठोका था। पर फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से पार्टी ने वो कैंडिडेट जो है वो रिपीट किया है, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं जबलपुर के पूर्व क्षेत्र से अंचल सोनकर, उनको फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है। निश्चित ही एक काफी जो लोग थे, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने यहाँ पर दांव ठोका था। पर अब बता दूं कि लगातार चल रहा था पार्टी में, जैसे मैंने भी सुना भी कि आपने कहा कि कई जो चेहरे हैं वो युवा चाह रहे थे, युवा चेहरा सामने आने की बात हो रही थी। पर फिर से जो है एक बार जो है वही रिपीट चेहरा यहाँ पर लाया गया है, अनुसूचित जाति वर्ग का जो चेहरा है वो यहाँ पर लाया गया है। राजेश जी, क्या देवजीत, ये भी कहा जा रहा है कि सूची जारी होने के बाद कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो अन्य दावेदार थे, उनके जो समर्थक थे, उनकी नाराजगी देखने को मिली है। अंचल सोनकर का जब नाम आया तो क्या वहां पर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो दावेदारी कर रहे थे, उनकी नाराजगी कुछ दिखी है, वहां पर सामने आई है? देखिए राजेश जी, अभी जो नाराजगी है वो यहाँ पर सामने नहीं आई है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अभी कोई भी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इससे पहले जो है काफी लोगों ने दावा किया था कि पूर्व क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे थे जो लगातार दांव ठोक रहे थे। पर अब नाराजगी की अगर बात करें, नाराजगी जो है, चलिए बहुत शुक्रिया देवजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अलग अलग सीटों से हमारे जो संवाददाता हैं वहां का एनालिसिस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने 39 नामों की जो सूची जारी की है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो कैंडिडेट्स सामने आए हैं और तमाम सारे समीकरण इसके जरिए साधे गए हैं। और क्योंकि इस सूची को अगर देखा जाए तो एक इस तरह की सूची है जिसमें एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की है। कुछ कैंडिडेट काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, कुछ युवा चेहरे हैं। 31 सबसे कम 31 साल का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने इस पहली सूची में उतारा है। 50 साल से कम उम्र के ज़्यादा कैंडिडेट इस सूची में है। लगातार हम अपने संवाददाताओं के जरिए उस सीट का एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर क्या वहां पर स्थिति है। तो लगातार जिस तरह से 39 जो नाम हैं
और 39 नामों की जो सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है और कई तरह का समावेश इस सूची में है। सीधे सोन कक्ष चलेंगे जहां से हमारे संवाददाता सफाद कुरैशी जुड़ गए हैं। सफाद, जिस तरह से अगर बात की जाए सोन कक्ष की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि जो हारे हुए कैंडिडेट, हारी हुई सीटें हैं, वहां पर पहले कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं। सोनकक्ष को लेकर क्या कहेंगे? जी सक्सेना, मैं बताना चाहूंगा सोनकक्ष के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं ये अप्रत्याशित निर्णय है और एक ऐसा नाम लेकर आया है जो निर्विवाद है। अभी तक के जो नाम आते थे, कहीं ना कहीं गुटबाजी को लेकर एक गुट हमेशा दूसरे गुट को हराने की कोशिश करता था। इस बार जो राजेश सोनकर जी का नाम आया है, यह अप्रत्याशित रूप से गुटबाजी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दबाने का प्रयास करा है। राजेश जी सोनकर का नाम आने के बाद कहीं ना कहीं सज्जन सिंह जी वर्मा के लिए भी एक चुनौती होगी कि राजेश जी सोनकर का सामना उनको करना है, तो क्या उनकी रणनीति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले में इस बार। चलिए, बहुत शुक्रिया सफाद। इस तमाम जानकारी के लिए सीधे छतरपुर चलेंगे। मनोज सोनी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से छतरपुर सीट की बात करें, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आलोक चतुर्वेदी पज्जन लगभग फाइनल हैं, क्योंकि पिछली बार 2018 में उन्होंने जीत वहां से दर्ज की थी। वर्तमान में विधायक है और जिस तरह से तैयारियां वो लगातार सतत कर रहे हैं। लेकिन ललिता यादव का नाम, क्योंकि यहां पर अर्चना गुड्डू सिंह का भी नाम था, अन्य दावेदार भी थे, लेकिन ललिता यादव पर जिस तरह से भरोसा एक बार फिर जताया है, पिछला चुनाव बड़ा मलेहरा से लड़ा था, लेकिन जैसे ही नाम का ऐलान हुआ नाराजगी भी देखने को मिली है। किस तरह की स्थिति है ललिता यादव का नाम घोषित होने के बाद? मनोज जी सर, बिल्कुल बता दूं आपको कि जिस तरीके से ललिता यादव जो पूर्व मंत्री, उनका नाम जैसे ही घोषित हुआ है, वैसे भी बगावत के सुर भी छतरपुर में उठने लगे हैं। पूर्व मंत्री ललिता यादव का पिछली बार टिकट काटा गया था, उनको बड़ा मलेहरा का टिकट दिया गया था और बड़ा मलेहरा से वो चुनाव हार गई थी। अर्चना गुड्डू सिंह को छतरपुर से टिकट दिया गया था, वो छतरपुर से चुनाव हार गई। समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गए थे और छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी जी यहाँ से चुनाव जीते थे। आज स्थिति अब फिर से दूसरी स्थिति, वो ही 18 के चुनाव की स्थिति फिर से बन रही है। फिर से ललिता यादव और आलोक चतुर्वेदी फिर से आमने सामने होंगे। तो अब जो मुकाबला होगा वो काफी रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही दावेदार अपनी अपनी स्थिति में दोनों मजबूत हैं। चलिए मनोज, एक बात और मैं करना चाहूंगा। 2013 में भी दोनों आमने सामने रहे, लेकिन 18 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी रणनीति बदली, स्ट्रेटेजी बदली, बड़ा मलेहरा से ललिता को लड़ाया और यहां से अर्चना गुड्डू सिंह को। अगर बात की जाए फैक्टर्स की, क्योंकि इस बार तमाम सारे फैक्टर्स पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर ललिता यादव का नाम आया है, एक ओबीसी चेहरा है, एक बड़ा ओबीसी चेहरा उनको माना जाता है, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, पूर्व मंत्री हैं, और तमाम सारे सर्वे की बात आती है, अलग अलग जो सर्वे हुए, क्या उसी पैमाने पर, उसी स्केल पर ललिता यादव फिट बैठी? यही कारण है कि ललिता यादव को छतरपुर से उतारा गया है। जी बिल्कुल, जो ओबीसी फैक्टर चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी फैक्टर चला है। ओबीसी फैक्टर के कारण ही छतरपुर, ये समझ लो छतरपुर से अभी एक टिकट और ओबीसी की फाइनल होगी जो बड़ा मलेहरा है। छतरपुर से ओबीसी के लिए ललिता यादव को उतारा है, एक यादव चेहरा है और यादव वोट भी यहाँ काफी है। और जो ओबीसी का वोट बैंक है वो काफी तादाद में ओबीसी का वोट बैंक पूरे जिले में हो। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में यह वोट बैंक मेन चुनाव में ये कहीं ना कहीं दूरी का काम करता है और हार जीत का ये मुख्य कारण है। आज के समय में ओबीसी एससी जो वोटर है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण वोटों में आ गया है, जिसके कारण सरकार को भी लग रहा है कि ये वोट नाराज ना हो जाए। उस नाराज वोट को मनाने के लिए ओबीसी फैक्टर चलाया जा रहा है। कल जिस तरह की हमने तस्वीर देखी छतरपुर की, कि जैसे ही नाम का ऐलान होता है ललिता यादव का, और एक जो धड़ा है, जो नाराज धड़ा है, वो सड़कों पर उतर आया है। अब क्या स्थिति है? क्या इस डैमेज को भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस डैमेज को कंट्रोल करने में लग गया है, या फिर जो दूसरा धड़ा है उसकी क्या कुछ इनपुट आपको मिल रहे हैं कि किस तरह की चीजें उनकी तरफ से चल रही हैं? जो नाराजगी है, क्या पार्टी के मनाने से मान जाएंगे या अन्य चीजें भी देखने को मिल सकती हैं? मनोज,
यहाँ पर जो बगावत के सुर उठ रहे हैं अर्चना गुड्डू सिंह की ओर से, जैसे ही ललिता यादव का टिकट फाइनल हुआ वैसे ही उसी रात को वहां से बगावत के सुर शुरू होगा। छत्ताल चौराहे पे प्रदर्शन हुआ, आज फिर प्रदर्शन हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि उनकी टिकट काटी गई है और विरोध शुरू हो गया, भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। वहीं भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है ये पारिवारिक मामला है, सबको मना लिया जाएगा, बैठा लिया जाएगा और चुनाव भाजपा ही जीतेगी। और भाजपा में इस तरह की सबकी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, टिकट एक को मिलता है, मांगते 10 लोग हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं सबकी रहती हैं, उन सबको संतुष्ट किया जाएगा और मनाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो छतरपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे थे, जहां पर ललिता यादव पर एक बार फिर भरोसा जताया है। 2018 का जो चुनाव था, बड़ा मलेरा से ललिता यादव हार गई थी। 2013 में उन्होंने चुनाव जीता था विधानसभा का और वो राज्य मंत्री बनी थी। तो जिस तरह से 39 सीटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, अलग अलग सीट के अलग अलग गणित है, अलग अलग फैक्टर है, उसी पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।